के 11 बजे के बीच में उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूँ ये इनका नाम है मुकेश शाह। ये हैं कलोल गुजरात से और 8 दिसंबर 1982 सुबह 7:40। सवाल, प्लास्टिक से संबंधित कारोबार कर रहा हूँ, कितना सफल होऊंगा। दूसरा, भविष्य कैसा है, भविष्य में झांकना चाहते हैं, इसलिए ज्योतिष आपकी इसमें मदद कर सकता है। ज्योतिषी मदद करे ना करे, ज्योतिष जरूर कर सकता है। तीसरा सवाल, बेटा प्राप्त हो सकता है कि नहीं, संतति प्राप्त होगी कि नहीं, एक बेटी है, बेटा होगा कि नहीं। और चौथा सवाल, जीवन भर आर्थिक पक्ष कैसा रहेगा। अब जरा कुंडली को समझो। ये कुंडली वृश्चिक लग्न की है। अब जरा ध्यान से समझिए, तो ये मूलतः यहाँ की कुंडली है और इनकी कुंडली में चंद्रमा ठीक वहीं बैठा है, ठीक वहीं उपस्थित हो रहा है जहां से वो थोड़ा सा भी इधर होता तो पापक हो जाता, लेकिन शुभग्रह है। अब जरा ध्यान से समझो, तो जन्म कुंडली में दशम स्थान में चंद्रमा सिंह राशि का निर्माण कर रहे हैं, समझते जाइएगा। जन्म कुंडली में चंद्रमा दशम स्थान में सिंह राशि का निर्माण कर रहे हैं और वहां से उस राशि का अधिपति केंद्र में बैठा है, 4 घर आगे। अब एक बात और, ये सबसे अच्छी बात रहेगी, राशि को बल मिलेगा। किसको? सूर्य को भी बल मिलेगा और चंद्रमा को भी बल मिलेगा। केंद्र में 2 नैतिक तत्वों को समुचित ढंग से, जीवन को समुचित ढंग से पटरी पर ले जाने वाले 2 कारक ग्रह केंद्र में बैठे हैं, ये अच्छी बात है। तो केंद्र में चंद्रमा शुभग्रह हो करके और केंद्र में गुरु और सूर्य जैसे 2 परम मित्र बैठे हैं, जहां दोनों ही अच्छे हो जाते हैं, बलवान। तो ये सबसे अच्छी बात। धर्म और अध्यात्म और नैतिक शिक्षा का कारक यहाँ से सूर्य और गुरु दोनों अच्छे परिणाम देते हैं। वो दोनों धर्म को लेकर के व्यक्ति को चलने वाला, समाज में यशस्विता का गुण रखने वाला, धनी मानी और तीव्र निर्णय लेने वाला, क्रोधी भी होता है। मार्गशीर्ष माह में इनका जन्म हुआ है, जन्म का वार बुधवार का है, तो व्यवसायिक लक्षण देखे जाएंगे। कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि का चंद्रमा जो होता है वो शुभग्रह होता है और व्यक्ति का जन्म जो हुआ है वो चंद्रमा, गौर करना, उत्तरा फाल्गुनी का बैठा है और इनका मंगल जो है वो उत्तराषाढ़ा का बैठा। अब ध्यान से समझिएगा, चंद्रमा उत्तरा फाल्गुनी के, अब एक बड़ी अजीब बात बताता हूं, मंगल उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में और चंद्रमा उत्तरा फाल्गुनी के। उत्तरा फाल्गुनी किसका नक्षत्र? उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र होता है सूर्य का। सूर्य कौन है इस कुंडली में? कारक, दशम स्थान का अधिपति। जब किसी का जन्म जिस नक्षत्र में हुआ है, अगर उस नक्षत्र का अधिपति कुंडली में कारक हो तो जातक को शुरू से ही भाग्यशाली बना देता है। हाँ, ये किसी दिन अलग कार्यक्रम इस पे मैं बना दूंगा। तो क्या बात कही मैंने कि सबसे पहले तो राशि के अधिपति लग्न में व्यक्ति के प्रभाव को ये समझो कि सवाल कैसा है, ये बता दो कि प्रत्येक सवाल का उत्तर कोई जरूरी नहीं कि मैं उसका हाँ ना मैं दूंगा। कुंडली को समझ लेंगे तो सवाल खुद ब खुद उत्तर में बदल जाए। सवाल में ही जवाब छुपा है। कुंडली मजबूत मतलब व्यक्ति जो चाहता है वो मिल जाए। तो क्या है ये? सबसे पहले तो 8 नंबर की राशि है, रोग बनेगा। व्यक्ति को कैसा रोग देगा? तो व्यक्ति को कमर के पास और नाभि का क्षेत्र प्रभावित होता हुआ देखा जा रहा है। पेट के समस्याओं में व्यक्ति उलझा रहेगा। गैस्ट्रिक के समस्या, वात पित्त और कफ अनियंत्रित से रहते हैं और व्यक्ति हमेशा ही उलझा रहता है विचार में। वो एक प्रभाव जो है वो उलझन वाली होती है। उसके बाद कुंडली समझा रहा था, राशि के अधिपति राशि से केंद्र में और त्रिकोण में अगर बैठे हों तो राशि को बल मिलता है। इससे चंद्रमा और सूर्य दोनों की स्थिति या राशि के अधिपति की स्थिति बड़ी अच्छी हो जाएगी। जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठे हैं उस नक्षत्र का अधिपति इस कुंडली का सर्वाधिक कारक ग्रह होता है सूर्य, लग्नेश का मित्र। लग्नेश स्वयं उच्च के जिस नक्षत्र में बैठे हैं उस नक्षत्र को देखो, ये उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है, ये स्वयं सूर्य के ही नक्षत्र में बैठे हैं जो कि स्वयं लग्न में ही बैठा है। मंगल को बलवान, मंगल प्लास्टिक का कारक होता है और बुध खिलौनों का। प्लास्टिक से और मिट्टी के बने काम मंगल करवाते हैं और किसी भी प्रकार के आबकारी और कशीदेकारी और कुछ बनाने का, इनोवेशन का भाव जो होता है वो जन्म कुंडली के पंचम भाव को, यहाँ का अधिपति खुद यहाँ से लग्न में मित्र की राशि में बैठा है। इसका डिस्पोजिटर मंगल जहाँ पंचमेश बैठे हैं वो स्वयं पंचम लग्न का अधिपति उच्च का हो रहा है। जिस नक्षत्र में मंगल बैठे हैं उस नक्षत्र का अधिपति स्वयं इस कुंडली का कारक लग्न में और व्यक्ति को हमेशा ही कर्म क्षेत्र में जोड़ने वाला और कैरियर पे फोकस करने वाला बना देता है। तो आश्चर्य की बात नहीं है। व्यक्ति अगर मैं करियर वाला क्षेत्र देखता हूं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि चंद्रमा भी धर्म कर्माधिपति, व्यक्ति कभी भी गलत और निंदनीय कृत्य नहीं करेगा और आजीवन भाग्यशाली बना रहेगा।
ये पक्की बात बताता हूं गारंटी से। उसके बाद जन्म कुंडली में केंद्र में चंद्रमा, कभी कभी जब चंद्रमा की दशा चलेगी या सिंह राशि का प्रभाव बढ़ेगा तो क्या होगा कि व्यक्ति का मन महसूस करके रहता है और काम बदलने का प्रभाव भी कई बार दिखता है, पर वो ना करना। हालांकि उसके प्रभाव कमजोर भी होंगे क्योंकि चंद्रमा पापक नहीं है, शुभ ग्रह है, गुरु से केंद्र में गज केसरी युग का निर्माण भी कर रहा है और ये गुरु राहु और केतु से बच के हैं। कोई भी परेशानी का इस व्यक्ति का भाग्य कितना बढ़िया है और इस व्यक्ति का पूर्व जन्म कितना बढ़िया है। पूर्व जन्म के भाव के अधिपति लग्न में बैठे हैं, मंत्र जप करे, पूजा करे, पाठ करे, धार्मिक रहे, तत्वों का निर्धारक बने, खुद ही जो है वो यशस्विता का गुण रखने वाला है। बड़ी अच्छी बात है क्योंकि चंद्रमा खुद नवम स्थान के अधिपति होकर के मंगल से दृष्ट हैं। इस कुंडली का लग्नेश उच्च का होकर के जहां उसको बैठना चाहिए वहीं बैठा है और इसका बल वृद्धि भी कैसे होगा तो गौर करिए, तो इस भाव से चतुर्थस्थ इसकी ही राशि बन रही है और इस भाव से चतुर्थस्थ उच्च का शनि बैठा है जो इसका भी बल वृद्धि करेगा क्योंकि पराक्रम का कारक शनि नहीं तो तीसरे भाव के कारक तो होते हैं। तो इस वजह से अपने कारक क्षेत्र से ग्रह केंद्र में गया। लग्न में गुरु और सूर्य का बलवान होना और साथ ही साथ और एक बात और भी बताता हूं, बड़ी अजीब स्थिति है। मंगल भी सूर्य के नक्षत्र में, सूर्य भी सूर्य के नक्षत्र में और गुरु विशाखा खुद के ही नक्षत्र में, पर ये थोड़ा रोक देता है और व्यक्ति को कई बार प्रैक्टिकल ज्यादा बना देता है। कई बार व्यक्ति इतना ज्यादा सवाल पूछेगा कि दिमाग खराब कर देगा। हाँ, और जानने की उत्सुकता हमेशा ही जीवन भर बनी रहती है। आगे बढ़ने का भाव ये विशाखा नक्षत्र पैदा करता है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र जहां सूर्य को बल देगा, चंद्रमा को बल देगा। उत्तरा फाल्गुनी का नक्षत्र जहां चंद्रमा और सूर्य को बल देता हुआ और मंगल को प्रभावित करता हुआ अच्छे तरीके से देखा जा रहा है। उस शनि की तीसरी दृष्टि यहाँ धन के लिए व्यक्ति कंजूस होता है, कई बार मशोस करके रखता है, अपने संततियों के लिए और अपने संतति और पूर्वजों से जुड़ करके काम करने वाला काम करे। क्यों? क्योंकि छठे भाव को पूर्वज का भाव कहा जाता है। यहाँ का अधिपति उच्च का होकर के और वापस भाग्य भाव को देख रहा है। व्यक्ति को परमार्थिक, दूसरों को हमेशा ही मदद के लिए और उपकारी प्रवृत्ति का बना दे, धर्मज्ञ और धर्मनिष्ठ बना दे क्योंकि गुरु की राशि यहाँ भी बन रही है और गुरु के मित्र की उच्च की राशि यहाँ बन रही है। गुरु की राशि यहाँ बन रही है, इस वजह से कभी कभी व्यक्ति को आध्यात्मिक क्षेत्र में लाभ मिल जाता है और कई बार व्यक्ति जो होता है वो स्वतंत्र भी होता है दाम्पत्य को लेकर के। कई बार उसमें उटपटांग हरकतें भी होती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि शनि और चंद्रमा का प्रभाव यहाँ देखिए नवमांश कुंडली में यहाँ से यहाँ पड़ रहा है और यहाँ के अधिपति गुरु जा रहे हैं कहाँ? जन्म कुंडली में उच्च के हो रहे हैं। यहाँ पे वो उच्च की दृष्टि डाल रहे थे और वही ग्रह यहाँ पे पूर्णतया उच्च का हो रहा है। इन्होंने सवाल में ये पूछा था कि पंडित जी पाप कर्तरी लगा है क्या? मैंने कहा उसका असर कम है या ना के बराबर या नहीं है, क्योंकि केतु जो है वो शुभ ग्रह की राशि में दो शुभ ग्रहों के साथ बैठे हैं। ये गुरु यहाँ नहीं है, यहाँ शुक्र बैठे हैं साथ में। ये गुरु नहीं, यहाँ शुक्र बैठे हैं। यहाँ शुक्र है, गलती से लिख किया होगा, तो यहाँ शुक्र बुध के साथ बैठे हैं। तो धन भाव के अधिपति लग्न में बैठे और दशम भाव के अधिपति के साथ युति किए तो धन। अब जरा एक बात और बताता हूं। सूत्र ये कहता है कुंडली में कि अपने भाव से अगर पंचमस्थ ग्रह बैठा हो या अपने भाव से पंचम भाव के अधिपति के साथ अगर ग्रह बैठा हो तो दोनों का बल बढ़ा देता है। तो ध्यान से समझिए, दो परम मित्र तो बैठे ही हैं, दो कुंडली के कारक ग्रह तो बैठे ही हैं, साथ ही साथ गुरु और सूर्य कौन है? इस भाव से नवम पंचम का संबंध त्रिकोण के और त्रिकोण के अधिपति एक साथ भी बैठ रहे हैं। तो धन के अधिपति दशम में, व्यक्ति जब तक रहेगा तब तक सिएगा, सिद्धता रहेगा और काम से कभी भी उसका मन ना हटे क्योंकि चंद्रमा केंद्र में, गुरु से केंद्र में, चंद्रमा से केंद्र में सूर्य, ये व्यक्ति को प्रतिक्रियावादी नहीं बनाते। व्यक्ति उतना ही बोलता है जितना उसको बोलना है। उसको पता है कि मेरा काम कैसे बनने वाला है। अपने दुश्मनों के लिए भी वो मित्रवत ही व्यवहार करने वाला और यशस्वी होता है। ये सच में एक अच्छी कुंडली साबित हो जाती है क्योंकि एकादशवें भाव के बाद आप जरा गौर करो तो एकादशवें भाव जहां से संपूर्ण प्रकार की इच्छा की पूर्ति के बारे में विचार किया जाता है। जीवन की इच्छा पूरी होगी, इस सवाल का उत्तर जानना चाहते हो तो यहाँ को देख लो। यहाँ के जो अधिपति हैं वो बुध जाकर के धन भाव में बैठे हैं। तो लाभ के अधिपति धन में यह महाभाग्यशाली और महाधनी योग, धन भाव के अधिपति केंद्र में ये धनी योग। मंगल उच्च का जो व्यक्ति के संपूर्ण प्रकार के प्रभाव को, चाहे परमात्मा अलग हो जाए पर ये इतना मेहनत कर देगा कि परमात्मा को देना ही पड़ेगा। वो कभी इनकार नहीं कर सकता कि नहीं तुमने नहीं करा है। ये जितना देगा, जितना करेगा उतना मिलेगा, पक्की बात है। करके देखो, संपूर्ण मिले। क्यों? क्योंकि ये भी बिल्कुल विक्षिप्त नहीं है और बिल्कुल ठीक है। इस भाव से चतुर्थस्थ कोई ग्रह नहीं और इस भाव की स्थिति जन्म कुंडली के दशम पे भी प्रभाव कर रही है। इसका दिग्बल क्षेत्र है। मंगल की 7वीं दृष्टि यहाँ और यहाँ भी दिख रही है। कई बार व्यक्ति का पैसा फंस जाए और कई बार व्यक्ति जो होता है वो पेट का रोगी हो जाए।
एसिडिटी होती रहती है, जलन का काम बनता रहता है। प्लास्टिक होता है धरती से निकलने का प्रभाव। पेट्रोलियम पदार्थों के अंतर्गत प्लास्टिक को देखा जाता है और उसका कारक शनि और मंगल होते हैं। शनि और मंगल दोनों एक दूसरे से केंद्र में हैं। इस कुंडली के लिए शनि अच्छे तो नहीं होते हैं, लेकिन चतुर्थ और तृतीय के अधिपति होकर के, उच्च के होकर के जहां बैठे हैं, ये इसके लिए सहयोगी सिद्ध होंगे, मंगल के लिए। क्योंकि मंगल, जरा गौर करिए, तो कुंभ राशि की तरफ बढ़ रहा है, जहां का अधिपति बाहर के लोगों से बाहरी काम, कई प्रकार से दूर दराज के क्षेत्रों से जोड़ करके काम करने वाला और अपने अंडर में लोगों को खटा करके उनको वेतन देने का काम करता है। ये शनि काम धातुओं का करवाते हैं और पेट्रोलियम पदार्थ और धरती के नीचे, सतह के नीचे जुड़ करके उससे खोद करके निकालना और उससे संबंधित क्षेत्रों में व्यक्ति को रोजगार देते हैं। अभी राहु की दशा चल रही है, जो अष्टम में बैठा है मूल त्रिकोण राशि का, लेकिन वो है कैसा और परिणाम कैसा देता रहा? थोड़ी बहुत स्थितियां कुटुंब के साथ कमजोर करेगा, क्योंकि उसकी दृष्टि यहां पड़ी है, ये कुटुंब का भाव है। और जरा गौर करें तो जन्म कुंडली में केतु के प्रभाव के आने के कारण उनमें वैचारिक मतभेद होता है, जो एक बार दशा बीतने के बाद ठीक भी हो जाती है। ऐसी स्थिति भी दिखती है। पैतृक संपत्ति कभी कोई आपका हड़प नहीं सकता है, वो है। क्यों? क्योंकि जन्म कुंडली में शनि की दृष्टि है, यहाँ पे उसको कोई हरा नहीं सकता है। और 12वें भाव में शनि व्यक्ति को कई बार धन के पीछे भागने वाला, स्वाद लोलुप और हमेशा ही सोचने वाला और धन का लालची भी बना देते हैं। धर्म के पीछे धन जाए, क्योंकि धर्म भाव और से सुसुरसा का भाव होता है। यहाँ उच्च के शनि बैठे हैं, नक्षत्र जो है वो स्वाति का है, तो उसमें बल भी मिल जाएगा, क्योंकि राहु उसे देख ले रहे हैं। खोजी प्रवृत्ति का है, हमेशा चिंतन करता रहे, हमेशा ही सोचता रहे कि कहाँ से धन जोड़ा जाए। क्यों? क्योंकि बुधवार का जन्म है। ये सारी बातें, ये तो लग्न कुंडली में बात पता चली। अब धन भाव बढ़िया बन रहा है, धन भाव कमजोर नहीं है, धन की स्थिति इस कुंडली में ठीक है, क्योंकि गुरु से चंद्रमा केंद्र में, चंद्रमा से सूर्य केंद्र में, मंगल उच्च के, नक्षत्र के अधिपति सूर्य केंद्र में। धन भाव बढ़िया, क्योंकि दो शुभग्रह और शुभग्रह की राशि। इस कुंडली का कारक ग्रह जो जन्म कुंडली के पंचम भाव का अधिपति है, वापस 5वें घर को देख रहा है। व्यक्ति प्रतिष्ठा से युक्त होता है, समाज में प्रतिष्ठा, पद, भूमि, भवन, वाहन, क्योंकि शनि कारक, उच्च के, मंगल बढ़िया। तो शनि और मंगल की स्थिति रहे तो व्यक्ति बड़ा इंडस्ट्री लगा सकता है। अभी गुरु की दशा बाकी है, तो आप 100% ये काम कर सकते हो, अगर कुछ इस तरीके का काम करना चाहते हो तो, क्योंकि व्यक्ति अभी पंचम भाव से यश पाएगा, अभी वो बाकी है। एक बात और है, राहु जन्म कुंडली में 12वें भाव को देख रहे हैं, शनि वहां बैठा है। अपना कारोबार आप अगर विदेश में भी ले जाना चाहते हो तो लेके चले जाओ। अब एक उसके बाद और बताता हूं। अब मैंने ये कार्यक्रम थोड़ा बढ़ा दिया है। दशमांश कुंडली से पहले नवमांश देखूं। नवमांश जन्म कुंडली में शुभ ग्रह की राशि का बना। यहाँ पे जन्म कुंडली के पंचम भाव के अधिपति लग्न में बन रहे हैं, ये अच्छी बात है। दाम्पत्य में प्रेम रहता है, टूटता नहीं है। पर हाँ, वहाँ पे एक बात हमेशा ही शिकायत इसको मिलती रहेगी कि हमेशा ही व्यक्ति काम के पीछे भागा रहता है और प्रोफेशनलिज्म उसके काम में हमेशा ही झलक जाता है। पर हाँ, वो संबंधों को बनाने वाला है, वो जानता है कि कहाँ से मुझे लाभ मिलने वाला है और किसको कौन सी बात कहूँगा तो उसको जचेगी, और तब जाकर के वो पैसे निकाले। इसका काम कभी भी बिगड़ता नहीं है, ये कभी भी निंदनीय कृत्य नहीं करेगा, कभी भी गलत काम नहीं करेगा। ये स्थिति बनती है। मैं कुंडली को देख करके इतनी सारी बातें बोल सकता हूँ। उसके बाद दशमांश जन्म कुंडली में मेष का। अब एक बात और भी बताता हूँ। कुंडली देखोगे तो कई सारी चीजें दिमाग में आ जाती हैं। लग्न मंगल का, नवमांश गुरु का। लग्न के अधिपति मंगल, नवमांश के अधिपति गुरु, ये दोनों मित्र हो गए। दशमांश कुंडली के भी अधिपति मंगल, यानी कि नवमांश और लग्नेश और दशम भाव के अधिपति दशमांश कुंडली के लग्नेश, ये दोनों एक ही हो गए। और तीनों ही चार्ट के जो अधिपति हैं वो परस्पर मित्र हैं, गुरु और मंगल। मंगल की राशि बनी, गुरु उच्च के हो गए। यहां गुरु उच्च की दृष्टि डाल रहे थे, भाग्य को बल और पितरों का आशीर्वाद दे रहे थे, जहां व्यक्ति को संपूर्ण प्रकार से हमेशा ही धार्मिक कृत्य करने का कई बार अवसर मिलता रहता है। बेटी का विवाह, अपने मन के योग्य संतान की प्राप्ति, जो चाहता है व्यक्ति को मिल जाता है। पुत्र हो तो पुत्री, पुत्री हो तो पुत्र, ये सारी चीजें। और प्रयास भी किया जा सकता है, क्योंकि अभी गुरु की दशा बाकी है। तो आप चाहते हो तो आपके घर में मांगलिक कृत्य होने के योग भी आ रहे हैं, पर 2-3 साल के बाद, 2023 के 8वें महीने से। ये सवाल भी बनता है, आप इस दौरान भूमि, भवन, वाहन, गाड़ी, बंगला, घर, जमीन जायदाद खरीदना चाहते हो, प्रॉपर्टी जोड़ना चाहते हो, जोड़ दो। पर अभी राहु की दशा 2 साल है, थोड़ा रुक जाओ। उसके बाद ये स्थिति दशमांश कुंडली में दशम स्थान के अधिपति लग्न में, लग्न के दशम स्थान के अधिपति जन्म कुंडली में शनि जाकर के जन्म कुंडली में बैठे हैं धर्म भाव में। यहाँ भी धर्म भाव का अधिपति केंद्र में बैठा था, यहाँ भी दशम स्थान का अधिपति भाग्य में बैठा है और शुभ ग्रहों के साथ। तो ये एक अच्छे संकेत मिल रहे हैं।
व्यक्ति के कर्म को लेकर के। जन्म कुंडली में लग्न का अधिपति दशमांश कुंडली में लग्न को वापस घूम के देख रहा है, उससे केंद्र में ही उसका मित्र उच्च का होकर के बैठा है। उसकी 5वीं दृष्टि हमेशा ही व्यापार को लेकर के राजनीति करता रहे, हमेशा ही व्यापार को लेकर के खोजबीन करता रहे, हमेशा ही व्यापार को लेकर के रणनीति बनाता रहे, नया करता रहे, इन्वेंटिव होता है, खोजी प्रवृत्ति का होता है। क्यों? क्योंकि इनोवेशन का कारक ग्रह जन्म कुंडली में बुध होता है और जन्म कुंडली में उसका अधिपति गुरु, तो गुरु और बुध का प्रभाव तो कमजोर नहीं है। ग्रह इनकी कुंडली में डिग्री के हिसाब से अगर मृतप्राय देख रहा हूं तो चंद्रमा मृतप्राय, मंगल मृतप्राय और उसके बाद गुरु मृतप्राय है। पर एक बात और भी है कि अगर नक्षत्र का बल मिल रहा होगा तो ग्रह कुछ ना कुछ तो परिणाम अच्छा दे ही देता है। तो गौर करिए, तो गुरु मृतप्राय और चंद्रमा मृतप्राय, तो 2 शुभ ग्रह मृतप्राय है, पर फिर भी बहुत अच्छी बात है कि वो शुभ ग्रह हैं तो कुछ ना कुछ दे ही जाएंगे। इस वजह से कुंडली फिर भी संतुलित है। और जिस मंगल के मृतप्राय होने की हम बात कर रहे हैं, उससे संबंधित क्षेत्र में अगर व्यक्ति काम करेगा तो कुछ लोग ये कहेंगे कि वो कमजोर हो जाएगा, पर मैं नहीं कह सकता, क्योंकि जन्म कुंडली में उसकी स्थिति यहाँ बन रही है और चंद्रमा दशम भाव में बैठा है। ये व्यवसायिक वर्ग का नेचर पैदा कर देता है। व्यक्ति आराम से मंगल से संबंधित कारोबार कर सकता है, बुध से संबंधित कारोबार कर सकता है, सूर्य से संबंधित कारोबार कर सकता है। ये कुंडली सजी बहुत अच्छी है। व्यक्ति व्यापारिक है क्योंकि वृश्चिक लग्न का है, उसको पता है राजनीति कैसे करनी है और जेब से पैसे कैसे निकालने हैं। कुंडली अच्छी है। गुरु की दशा मृतप्राय होने के बावजूद अगर मैं कहता हूं तो स्थिति अति मित्रता की बन रही है, क्योंकि लग्न में ही बैठे हैं, लग्न का अधिपति उच्च का है तो उसको बल मिल रहा है, अतिरिक्त अपने नक्षत्र का बैठा है। गुरु की दशा भी कमजोर नहीं जाएगी, क्योंकि नवमांश में भी उच्च के, दशमांश कुंडली में भी अगर मैं देख रहा हूं तो वो उच्च के ही बैठे हैं। बिल्कुल बली है, आप बिल्कुल ना डरो, बिल्कुल ठीक जाएगी दशाएं। और गुरु की दशा के बाद अगर मैं गौर करूं तो D10 के बाद अगर D4 की बात करता हूं, वहां भाग्य के लिए, वहां भी गुरु की स्थिति खराब नहीं है। चंद्रमा की पूजा करनी होगी आपको, आप अपने मन को थोड़ा और बेहतर बना सकते हो। सूर्य की पूजा किया करिए और गणेश जी की पूजा हमेशा ही अपने घर में ज़्यादा संख्या में किया करिए। गणेश जी के मंत्रों का जप कर सकते हो, उसके बाद किसी मंदिर का प्रत्येक दिन दर्शन कर सकते हो, साक्षात भगवान नारायण की उपासना कर सकते हो। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ आपको हमेशा ही लाभप्रद स्थितियों में ले जाकर के बिठा सकता है। पर यह बात गौर करना, ये सिर्फ इस कुंडली की बात है, ऐसा नहीं है कि उठा करके आप भी पढ़ने लगो। हालांकि ये दोनों ऐसी चीजें हैं जो कोई भी पढ़ और कर सकता है, पर फिर भी हमें वही करना चाहिए जो कुंडली हमें आज्ञा देती है। अन्यथा करने पे नुकसान भी होता है, गलत करने से नुकसान भी होता है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।